हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पोएम का नाम है म्यूजे दे बोजा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है बिकॉज इसको फ्रेंच में बोलते हैं म्यूजे दे बोजा। अगर आप इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो होगा आप उसको म्यूजे देस बो आर्ट्स भी बोल सकते हो, अदरवाइज म्यूजे दे बोजा। इसका मीनिंग है म्यूजे यानी कि म्यूजियम, बो यानी कि फाइन आर्ट्स, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन डिटेल समरी के साथ। लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। ये पोएम 1939 में पब्लिश हुई थी। इसको ऑर्डन ने 1938 में लिखा था जब वो ब्रसल्स में थे, तो वहां पर ही विजिटेड द म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। कहाँ पर? ब्रसल्स में, जो कि इस पोएम का टाइटल भी है। सो दिस पर्टिकुलर म्यूजियम इज इन ब्रसल्स एंड ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड। जो एक पेंटर है बहुत फेमस, ब्रुगेल्स करके, ही वॉज वेरी अट्रैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर पेंटिंग ऑफ ब्रुगेल्स जिसका टाइटल है इकरिस। जो ब्रुगेल्स की पेंटिंग है जिसका टाइटल है इकरिस, ऑर्डन उस पेंटिंग से स्पेशली काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे, एंड इट वॉज देन दैट ही wrote this particular poem, क्योंकि यही वो पेंटिंग थी जिससे ऑर्डन realized the indifference of humanity, के कैसे जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो कैसे indifferent है, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जो एक दूसरे की सफरिंग है, जो लोगों की सफरिंग है उससे। आते हैं अब डायरेक्ट हम पोएम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम के साथ। सबसे पहले द ओल्ड मास्टर्स। अब ओल्ड मास्टर्स कौन है? वो ओल्ड मास्टर्स से रेफर करते हैं जो ग्रेट पेंटर्स रहे हैं, महान पेंटर्स रहे हैं ब्रुगेल्स की तरह। उनको अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग। कहते हैं कि जो ओल्ड मास्टर्स थे वो सफरिंग के बारे में कभी भी गलत नहीं थे। कहने का मतलब कि उन्होंने सफरिंग को, उसके नेचर को बिल्कुल ठीक से समझा था और उसको अपने कामों में, अपने वर्क्स में बिल्कुल ठीक से डिपिक्ट किया था। द ओल्ड मास्टर्स हाउ वेल दे अंडरस्टूड, कि वो कितनी अच्छी तरीके से समझते थे। कौन? द ओल्ड मास्टर्स। इट्स ह्यूमन पोजिशन। अब इट्स क्या है इसमें? जो इंडिविजुअल सफरिंग है वो, कि जो इंडिविजुअल सफरिंग की सिग्निफिकेंस है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, कि वो कैसे होती है, वो हाउ इट टेक्स प्लेस। तो जो ओल्ड मास्टर्स थे उन्हें पता था कि नेचर यानी कि प्रकृति और ह्यूमैनिटी दोनों, इंडिविजुअल की जो सफरिंग है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइल समवन एल्स इज ईटिंग और ओपनिंग a window or just walking dully along, के ऑल्दो कुछ लोग हैं, सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं जो सफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो ज़िंदगी है, जो लोगों की ज़िंदगी है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ है, दैट गोज़ ऑन, लाइफ गोज़ ऑन एज यूजुअल। हाउ व्हेन द एजेड आर रेवरेंटली, एजेड यानी कि ओल्ड और रिलीजियस माइंडेड पीपल, एंड रेवरेंटली विद डिवोशन, पैशनेटली वेटिंग, पैशनेटली यानी कि ईगरली, एंथुजियास्टिकली वेटिंग फॉर द मिराक्युलस बर्थ। अब किसका मिराक्युलस बर्थ? के जो क्राइस्ट को दोबारा से जो पैदा होना है, फॉर क्राइस्ट टू बी रीबॉर्न, जैसा कि क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है, भविष्यवाणी की गई है कि क्राइस्ट जो है ही विल बी रीबॉर्न। देयर ऑलवेज मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन। कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता रिलीजन से या क्राइस्ट से, और जो क्राइस्ट के रीबर्थ की पॉसिबिलिटी है वो उससे इनडिफरेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ता। ना उनको क्राइस्ट के रीबर्थ से फर्क पड़ता है, ना रिलीजन से, ना किसी चीज से। स्केटिंग ऑन अ पॉन्ड एट द एज ऑफ द वुड, के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं या जो लोग हैं, दे गो ऑन विद दैट, वो खेलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रोजन जो लेक होती है, जब लेक जम जाती है, बर्फ जम जाती है उसके ऊपर, तो लोग उस पर आइस स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जो चिल्ड्रन हैं दे गो ऑन विद देयर गेम्स, और उनको बिल्कुल भी कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अबाउट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। दे, अब ये वाला जो दे है, दे यानी कि द ओल्ड पेंटर्स, जो जैसे कि ब्रुगेल्स के बारे में वो बात करते हैं, या फिर आर्टिस्ट इन जनरल, दे नेवर फॉरगॉट दैट इवन द ड्रेडफुल मार्टरडम मस्ट रन इट्स कोर्स। द ड्रेडफुल मार्टरडम यानी कि जो क्राइस्ट जब उनको क्रूसीफाई किया गया था, जब उनको सूली पर टांगा गया था, दैट
जो ड्रेडफुल मार्टिडम है वो उसको रेफर करता है, द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट को, विच वॉज अ ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ कोर्स, मस्ट रन इट्स कोर्स। तो कहते हैं कि इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी थी जैसे कि क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, जो लोग हैं उसको भी बहुत एज अ जनरल फैक्ट की तरह लेते हैं, उसको भी एक कॉमन प्लेस सी चीज की तरह देखा जाता है, जैसे कि कोई क्रिमिनल होता है उसको रूटीनली जैसे हैंग करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी लाइक द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, उससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो भी लोगों को मूव नहीं कर पाती। और जो ओल्ड पेंटर्स थे, जो ओल्ड मास्टर्स थे पुराने जमाने के, वो लोग ये चीज नहीं भूले कि इतनी बड़ी जो चीज है क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट जैसी जो इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, वो भी लोगों को मूव नहीं कर पाती। ऑल्सो जो ये वाली लाइन है, हाउ व्हेन द एज्ड आर रेवरेंटली पैशनेटली वेटिंग फॉर द मिराकुलस बर्थ देयर ऑलवेज मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेशली वांटेड टू हैपन, दिस पर्टिकुलर लाइन इज ऑल्सो अ रेफरेंस ब्रुगेल्स की एक पेंटिंग है जिसका टाइटल था द नंबरिंग एट बेथलेहेम, जो एग्जैक्टली ऐसा ही एक सीन डिपिक्ट करती है। मूविंग फर्दर, एनी हाउ इन अ कॉर्नर, यानी कि दुनिया के अलग से किसी हिस्से में, एक सेक्लूडेड से पार्ट में, अनटाइडी यानी कि dirty, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life and the torturer's horse scratches its innocent behind on a tree. The dogs go on with their doggy life, like जो dogs हैं वो जैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, they go on with their life. जो the torturer's horse है, it's again टॉकिंग अबाउट के जो सोल्जर अपॉइंट किया गया था क्राइस्ट को पियर्स करने के लिए, उनकी साइड्स को पियर्स करने के लिए अपने भाले के साथ, उसका जो हॉर्स था, तो जो टॉर्चरर्स हॉर्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगेन जो रेफरेंस है वो ब्रुगेल्स की एक पेंटिंग थी जिसका टाइटल था द मैसेकर ऑफ इनोसेंस, उसको। मूविंग ऑन, इन ब्रुगेल्स इकरस फॉर इंस्टेंस, अब ब्रुगेल्स इकरस क्या है? ब्रुगेल्स इकरस, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उनके इकरस बहुत बहुत फेमस पेंटिंग है। और इकरस कौन थे? इकरस एक ग्रीक लिटरेचर में, ग्रीक माइथोलॉजी में एक फिगर है। उनको क्या था, दैट ही वांटेड टू फ्लाई टू द सन, वो सन की तरफ जाना चाहते थे, उसकी तरफ उड़ना चाहते थे। और जो उनका ये एम्बिशन था, उसको हाउ डिड ही ट्राई टू रीच द सन, उन्होंने सन की तरफ जाने की कैसे कोशिश करी उड़कर? उन्होंने आर्टिफिशियल पंख बनाए, विंग्स बनाए, किसके? वैक्स के, मोम के। और जब वो ऑफ कोर्स एज यू वुड नो, एज यू कैन गेस, जब वो उसके नज़दीक पहुंचे तो द विंग्स मेल्टेड, जो पंख थे वो मेल्ट हो गए क्योंकि मोम के बने थे, और वो सर के बल ही फेल डाउन into the sea. How everything turns away quite leisurely from the disaster. के इकरस की तरफ देखा, जो गिर रहा है इकरस, और फिर जो अपने काम थे उसमें लग गए। क्वाइट एट ईज, लेजरली यानी कि क्वाइट एट ईज, कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं, नो केयर एट ऑल, कि जो इकरस गिर रहा है उसके प्रति। और डिजास्टर किस चीज को रेफर करता है यहाँ पर? क्वाइट लेजरली फ्रॉम द डिजास्टर। डिजास्टर क्या? जो इकरस गिर रहा है, द फॉल ऑफ इकरस, जो उसका मिसफॉर्च्यून है, दैट इज द डिजास्टर। द प्लोमैन मे हैव हर्ड द स्प्लैश, तो बोलते हैं जो प्लोमैन था उसने शायद, जब आप पानी में गिरते हो तो एकदम से छपकी सी आवाज आती है, स्प्लैश, तो दैट इज द साउंड ऑफ इकरस फॉलिंग इनटू द सी। तो बोलता है जो प्लोमैन था शायद उसने वो आवाज सुनी हो। द forsaken cry, the cry of pain and suffering, तो जो कौन सी क्राई? जब the cry of pain and suffering of whom? Of Icarus. But for him किसको रेफर करता है? अगेन यहाँ पर जो फार्मर्स अपने काम में लगे हैं, it was not an important failure. जो फार्मर था उसके लिए ये जो फेलियर था वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, कि जो ये इकरस गिरा, जो उसका डाउनफॉल था, जो उसका फेलियर था, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंस अटैच नहीं करता उस चीज के साथ। The sun shone as it had to on the white legs disappearing into the green water. जो सन था वो वैसे ही चमकता रहा जैसे उसको चमकना था on the white legs. अब जब इकरस गिर रहा था, कैसे गिरा था इकरस? के सर पहले और पैर ऊपर, राइट? तो बोलते हैं तो the sun shone as it had to on those white legs. जो सन था, जो सूरज था, वो वैसे ही चमकता रहा उन वाइट लेग्स पे जो कि उस पानी के अंदर गिर रहे थे। और फार्मर्स को क्या देखा? कि उन फार्मर्स को सिर्फ क्या देखे? 2 पैर पानी में गिरते हुए, कि जो सी का पानी है उसमें से सिर्फ 2 लेग्स निकल रहे हैं। एंड द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप that must have seen something amazing, a boy falling out of the sky, had somewhere to get to and sailed calmly on. तो कहते हैं जो शिप का क्रू था, they must have been surprised, क्या देखकर कि एक लड़का, एक बॉय is falling into the sea. कहाँ से?
स्काई से गिरकर, आसमान से गिरकर वो समंदर में गिर रहा है, तो जो शिप का क्रू था दे मस्ट हैव बीन सरप्राइज टू सी दिस, लेकिन उन्होंने उसको बचाने का कोई एफर्ट नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की उसको बचाने की, और वो अपना सेल करते गए, अपना आगे ऐसे चलते गए वो लोग जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, दे वर अनडिस्टर्ब्ड। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द इंडिफरेंस ऑफ ह्यूमैनिटी टू द फैक्ट ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग, के ये सच्चाई है, दिस इज द इंडिफरेंस के जो ह्यूमैनिटी है वो एक दूसरे की सफरिंग के लिए, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनकी प्रति जो उनकी जो सफरिंग है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्या चीज़ प्रेजेंट करती हैं, ये फैक्ट कि जो ह्यूमैनिटी का इंडिफरेंस है टुवर्ड्स इंडिविजुअल सफरिंग, के इट्स टेकन लाइक ये रोजमर्रा की सी अकरेंस हो जैसे, और उन पेंटिंग से दिस इज द मॉरल दैट ऑर्डन ड्रॉज। सो जो क्रिटिक्स हैं वो पोएम को एज अ सटायर भी देखते हैं कि जो अगेन वही बार बार चीज़ के जो इंडिफरेंस है ह्यूमैनिटी का इंडिविजुअल सफरिंग के लिए उस पर, लेकिन ऑर्डन क्या करते हैं यहाँ पर, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि जो ऑर्डन है वो इस सच्चाई को एक यूनिवर्सल रूप दे देते हैं। कैसे? जब वो ब्रुगल्स की पेंटिंग्स में जो इमेजरी है उसको रेफर करते हैं, कहने कैसे कि ह्यूमैनिटी जो है वो इंडिफरेंट थी दूसरों की सफरिंग्स के प्रति, पुराने टाइम में भी जब इकरस गिरा था, उसकी बाद की डेट में भी जब क्राइस्ट क्रूसीफाई हुए थे, और आज भी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, लाइक द वीडियो, कॉमेंट ऑन इट एंड लेट मी नो what else would you like to learn about. You can also follow me on Instagram. बाकी सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।